all across, including on the land of IIT Kharagpur. For that activity, nothing happens. However, when a boy at IIT Kharagpur decides to monetize it and puts up just a message on Baazi.com, hey guys, if you still have not got the famous DPS MMS, I can offer it to you for 100 rupees a download. That's when trouble starts. Gates gets registered and the Baazi CEO is also arrested. It takes him 8.5 years before a few months back, the Supreme Court now lets him off and quashes the charge sheet against him on technical grounds. So, the dictum, एक बार IT Act में फंस जाओ, इसमें से बाहर निकलना अक्सर एक बुनियादी चैलेंज बन सा जाता है। अंबिकेश महापात्रा को बड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया, पॉलिटिकल कार्टून था, फेसबुक पर था, 15 दिन से था, उन्होंने सिर्फ उसको फॉरवर्ड किया, लाइक किया, उसको लेकर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें अरेस्ट किया गया और अभी भी मुकदमा लगातार चल रहा है। पौंडीचेरी में एक स्कूल का केस है। नाउ स्कूल टीचर्स भी आजकल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, वो स्कूल प्रेमिसेस में पोर्नोग्राफिक फिल्म देख रहे होते हैं, पकड़े गए, मुकदमा दर्ज हुआ, फिर प्रॉब्लम हुई। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे पोर्नोग्राफी की ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं भाई पोर्नोग्राफी देखना प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन्स पे इंटरनेट आ गया है तो पोर्नोग्राफी तो आपके अपने हाथ में, एज यू गो लॉन्ग। तो बुनियादी सवाल, क्या अश्लील चीज देखना प्रॉब्लमैटिक है? कानून बहुत स्पष्ट है। यहां पर आप एक खुशखबरी है, भारत की संसद ने आज तक कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया है जो कहता है कि पोर्नोग्राफी देखना एक अपराध है। गुड एंड वॉच, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉब्लम ये होती है अगर आप पोर्नोग्राफी को पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं या कॉस्ट भी पब्लिश या ट्रांसमिट करते हैं, तब बुनियादी प्रॉब्लम आती है। उसमें कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब आपके पास कोई अडल्ट जोक आपके मोबाइल फोन पर आ गया, आपने एंजॉय किया और आपने फॉरवर्ड कर दिया, द मोमेंट आपने फॉरवर्ड कर दिया, आपने सेक्शन 67 IT एक्ट में एक ऑफेंस कर दिया, 3 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना। करंट लेवल्स, पुराने लेवल्स इवन ज्यादा बढ़े थे, 5 साल की सजा होती थी और 10 लाख रुपए जुर्माना होता था। तो लाइफ सिंपल हो गई है, काफी सारे साइबर क्राइम्स को कवरेज बढ़ा लिया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर मेजॉरिटी ऑफ साइबर क्राइम्स को अभी भी बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है। तो बुनियादी प्रॉब्लम्स जो हैं लगातार चल रही हैं, तो एक्चुअल नंबर ऑफ साइबर क्राइम कन्विक्शंस बहुत ज्यादा थोड़े से हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर में कोई कॉमनैलिटी बताना चाहेंगे? क्या है तस्वीर? ये दुनिया की सोशल मीडिया मैप है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेयर्स दुनिया भर में हैं या सर्व प्रमुख जो हैं वो आपको यहां नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर आज की तारीख में आप कुछ भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स आपके लगातार बनते रहते हैं, एंड एक बार फुटप्रिंट बन गया तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान है। स्नोडन की हमने बात सुनी होगी। स्नोडन ने हमको दिखाया कि साहब, आप एक राष्ट्र जब मर्जी चाहेगा दुनिया के किसी राष्ट्र के किसी प्रकार के डेटा को देखेगा, एनालाइज करेगा, स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा उसके सर्वर्स के दरमियान से गुजर रहा है। और यहां पर इतना जबरदस्त, अब मैं कहता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है कि अब जर्मनी जैसे राष्ट्रों ने कह दिया, बॉस फॉरगेट अबाउट इट, हमें अपने इंटरनेट का ट्रैफिक उस राष्ट्र के थ्रू लेके ही नहीं जाना है, अब हम कंट्री स्पेसिफिक इंटरनेट बनाएंगे। सो Germany is talking about of a country-specific internet. Brazil is following the same way. Similarly, we are beginning to find China is already working in that direction. So it's a very strange world that we are going to go in, where there will be country-specific internets marrying on to a global internet. We don't know which and how this global internet will continue to function, but good, bad or worse, the global internet is here to stay. And there are a large number of ramifications that you need to be concerned about, primarily because internet has provided the problem of jurisdiction. मैं दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी नेटवर्क को हैक कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते, और आप जब तक मुझे पकड़ेंगे तब तक मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। हाल ही में सिल्क रूट बंद हुआ। सिल्क रूट एक वेबसाइट थी, उसमें काफी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी और उसके बरखिलाफ काफी कार्रवाई की गई। और कुछ ही महीने पहले अमित ने इतिहास रचा। अमित एक भारतवासी है, एक ऐसा भारतवासी जो टेक्नोलॉजिकली सैवी है,
जिसका दिमाग चलता है, लेकिन उसने एक नई ऑफरिंग प्रदान करी। उसने साइबर क्राइम एज अ सर्विस को एक इंस्टीट्यूशनल वे में प्रदान किया, यानी कि उसने वेबसाइट बनाई और उसने खुला आमंत्रण दिया, आप आइए मेरी वेबसाइट पर, जो कंप्यूटर चाहेंगे हैक करने के लिए हम हैक करेंगे। हाँ, हम आपसे पूछ लेंगे कौन सा कंप्यूटर आपको चाहिए हैक करने के लिए, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पैसे भी नहीं लेंगे, उसके अंदर हैक करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाएंगे कि साहब हम अंदर घुस गए, अब हम पैसे मांगेंगे, आप हमें पैसे दीजिएगा और फिर जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो हम आपको वापस देंगे। ये सिलसिला कई देर से चल रहा था। An international hunt down and Amit got finally arrested in Pune a couple of weeks back. So the bottom line is, it's a very, very strange world. And now with mobiles coming in, it's a different ball game altogether. The law is, fortunately or unfortunately, all encompassing. They've defined communication devices to mean not just a mobile phone, a personal digital assistant, a combination of a mobile phone and a personal digital assistant, as also any other device which can be used to communicate audio, video, image and text. So, मुझे नहीं मालूम कि दुनिया की कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कम्युनिकेशन डिवाइस की परिभाषा से बाहर चली गई है। चाहे एलसीडी प्रोजेक्टर ले लीजिए, चाहे कंप्यूटर ले लीजिए, चाहे मेरा डिजिटल रिकॉर्डर ले लीजिए, कुछ भी डिजिटल है वो अल्टीमेटली कम्युनिकेट कर रहा है ऑडियो, वीडियो, इमेज और टेक्स्ट। अब जब लॉ इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है तो बेटर थिंग इज किस लॉ को हम कंप्लाई करें, और एज स्टूडेंट्स, एज पीपल हु आर यूजर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, it becomes very, very essential that you need to be extremely careful, specifically on the activities done on mobile. Why? It's a strange paradox. हम लोग सोचते हैं कि हमारा मोबाइल हमारी जेब में है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा मोबाइल सबसे ज्यादा असुरक्षित है। सबसे आसान है आपके मोबाइल के अंदर हैक करना, सबसे आसान है इसके अंदर से चीजें निकालना। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर जाके थोड़ा विचार करिएगा, आज की तारीख में आपका स्मार्टफोन आपकी लोकेशन के डिटेल्स आपकी जानकारी के बगैर कहीं भेज रहा होता है। अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो आपके डिटेल्स कहीं 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 मौजूद हो जाएंगे। कहा तो यह भी जाता है टेक्नोलॉजी आजकल इतनी सक्षम हो गई है पाश्चात्य देशों में कि उनको सिर्फ आपके मोबाइल फोन पता होना चाहिए और वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन 4 फीट के दायरे में बता पाएंगे। ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब इस हिसाब से जब सिलसिला हो रहा है, जब नए ड्रोन्स आ रहे हैं, हम सोचते थे ड्रोन्स यानी कि वो छोटे हवाई जहाज जिसमें पायलट नहीं होते, ड्रोन्स ने तो अब जिंदगी बदल देनी है। फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन्स को लेकर, गूगल ऑलरेडी काफी देर से इस्तेमाल कर रहा है, और अब तो ये भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि ड्रोन्स का किस तरीके से आप उपयोग करेंगे फ्री या इजी इंटरनेट एक्सेस के लिए भी। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या हमारी प्राइवेसी है? मुझे नहीं लगता हमारी कोई प्राइवेसी है। हाँ, शशांक शेखर मिश्रा को लगा उसकी प्राइवेसी थी। ये एक वेब डिजाइनर था, उसको हर सोमवार वो दिल्ली से जाता मेरठ, अपना लैपटॉप साथ लेके जाता, पूरे हफ्ते भर वहां धंधा करता, लोगों की वेबसाइट बनाता, लोगों की वेबसाइट्स होस्ट करता, फिर वापस आ जाता। एक दिन मेरठ में उसकी किसी क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई, क्लाइंट ने उसको 2 चांटे मारे और उसका लैपटॉप छीन लिया और उसने कहा जो मेरा करना कर लो, अब मैं तुम्हें लैपटॉप नहीं दूंगा। उसने कहा भाई मेरी सारा बिजनेस इसके अंदर है, मेरा डेटा इसके अंदर है। वो नहीं माना। अल्टीमेटली पुलिस के पास गए, पुलिस में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, हमें अदालत जाना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, फिर एक ऐतिहासिक जजमेंट हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आज की तारीख में प्रत्येक भारतवासी, जो भी आदमी अपने लैपटॉप पर किसी प्रकार का डेटा रखता है या अपने मोबाइल फोन में किसी प्रकार का डेटा रखता है, उसको उस डेटा के संबंध में निजता का अधिकार है, और अगर कोई उसकी निजता के अधिकार का हनन करता है तो उसके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और डैमेजेस या मुआवजा भी दिया जा सकता है। इस मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन दिए, और साथ ही साथ ये डायरेक्शन भी दी कि अब लैपटॉप वापस करिए और इंश्योर करिए कि कोई डेटा मिसयूज नहीं हुआ है, और अगर डेटा मिसयूज होगा तो फिर एक और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो जाएंगे। So the fact remains, it's a very, very fascinating space. And you guys are now digital natives. You have been born with technology, you use technology on a day-to-day basis. My only 2 bits of advice, learn to be safe. It's better to be safe than sorry, more so on the internet, because the law is blind.
the law does not have much kind of, shall I say, remedies available for you. Yes, if you have problems, the law has got certain stipulated provisions. But more significantly, I always say, you are going out in rain, carry an umbrella. छाता जरूर ले जाओ, बारिश हो या ना हो जाएगी बारिश तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप छाते से बच जाएंगे, बारिश ना हुई तो कोई बात नहीं, छाता वापस आ जाएगा। ये छाता क्या है? ये छाता आपकी साइबर सेफ्टी का है, साइबर सिक्योरिटी का है, साइबर अवेयरनेस का है। अगर आप अवेयर हो जाएंगे कि आप कहां कहां चीजें डालते जा रहे हैं, कहां कहां चीजें छोड़ते जा रहे हैं, तो अगली बार शायद आप चीजें नहीं छोड़ेंगे और आप इंसिस्ट करेंगे कि आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड कोई और इस्तेमाल ना करे। आज की तारीख में एक वो जमाना होता था कि लोग इजीली अपना यूजर नेम पासवर्ड दे दिया करते थे, लेकिन आजकल लोग अपना मोबाइल फोन नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छी बात है, शेयर ना करें, लेकिन शेयर करना भी है तो थोड़ी बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि रैमिफिकेशंस लॉ में बहुत ज्यादा हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक, आपके ऊपर क्रिमिनल एक्सपोजर हो सकता है, 3 साल की सजा से लेकर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट तक, आजीवन कारावास तक। फाइन का जो रेंज है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है। ये एक एक्सपोजर है। दूसरा एक्सपोजर क्रिमिनल सिविल एक्सपोजर है, जहां पे आप पर 5 करोड़ रुपए तक का हर्जाना ठोका जा सकता है। 5 crores damages by way of compensation. So I think it's a fascinating space. My time's up. I like to just pause and say it's been wonderful being here today at Altus, being with all of you, and I'll be happy to answer any specific queries that you have. Thank you, ladies and gentlemen. Any questions? Does anyone have any questions before I sit down? Oh, I see a hand. Can we take certain questions? Can you identify yourself and what's the specific question, please? Good evening, sir. I'm Priyal Sharma. Can you be closer to the mic? Yeah. So I'm Priyal Sharma over here. My question is, we have listened like कि लड़के लड़कियों की photos को edit करके, they use it in a wrong way. What if a girl sending her pic and the guy do not want to use it, but the girl only बोलती है कि इस और फैलाती है खुद and बोलती है इस लड़के ने मेरी फोटो को पब्लिसाइज किया है. What if in that case, उस केस में दो बातें हो सकती हैं. एक कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो इन्वेस्टिगेट होगा कि किसने अल्टीमेटली मॉर्फिंग करी है. अगर लड़की ने पता लगा कि लड़की ने खुद मॉर्फिंग करी है, गड़बड़ी खुद करी है, तो लड़की के बरखिलाफ भी उल्टा कानूनी कार्रवाई हो सकती है. बिकॉज लॉ कंसर्न करता है कि जब आप किसी तरह की मॉर्फिंग करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, prejudicially impacting. So that's the bottom line of section 66 and 43A. But if the boy has not done, then there's a second point that the boy can nonetheless still be exposed. वो लड़के का नाम लेगी, अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो लड़का भी, बिकॉज उसके बरखिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, तब तक सिरदर्दी बनी रहेगी. आजकल बहुत सारा हो रहा है, मैं बहुत सारी इस तरह के केसेस लगातार देख रहा हूँ. लोग आते हैं साइबर ट्रैप्स के लिए कि साहब हमने फला बंदे को टारगेट करना है, राइट, और ट्रैप ले करना है. We advise that it's not a good strategy, but a lot of people I know constantly keep on making these traps, but you have to be careful. Thank you. Anyone else? Ji. What is the meaning of spam? The meaning of spam is it is unsolicited commercial email. When you get an email from somebody whom you don't know, but you got an email of any kind, advertising a product or whatever, it ultimately impacts your privacy. It chokes your bandwidth. You get a lot of these spam mails. So 90% of mails are spam, and only 10% may be legitimate emails. And there's a huge problem, but I like to tell you that India is the spam capital of the world. We have no spam legislation. And that's why India is the #1 spam producing nation in the entire world. Spam, you can cover some portion of spam under the IT Act, provided you know the identity of the spammer. If you know that this is Mr. ABC who's actually spammed you, you can sue him for damages by way of compensation. So they are illegal. Spams are illegal.
नहीं, स्पैम्स आर नॉट, ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है स्पैम्स इलीगल है। स्पैम के ऊपर कोई कानून ही नहीं है। So since there is no law, it's a gray area. So there's one school of thought who says anything which is not specifically barred is deemed to be illegal. It's something like that. Since there is no law on spam, since there is no offense on spam, a lot of people legitimately now do spam related activities. I believe spam is a huge cottage industry in our country. Thank you. Sure. So we have a question from Mr. Singh. Do we have any provision relating to online gambling? That's the bad news is, sir, we don't have any direct provision on online gambling. The IT Act is completely silent, either on gambling or on gaming. We have the Public Gambling Act of 1851,